अध्याय 3 समकालीन विश्व राजनीति। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे समकालीन दक्षिण एशिया, यानी उस समय में दक्षिण एशिया की क्या स्थिति थी। दक्षिण एशिया कुछ इधर आ जाता है। अगर हम मैप पर देखें तो दक्षिण एशिया का हिस्सा ये है, और इसमें कौन कौन से देश आते हैं इनके बारे में हम आपको बता दें। दक्षिण एशिया में और अन्य देशों पर दृष्टिपात किया है, उनको देखा है, किंतु आज हम देखेंगे, हम अपनी तरफ ध्यान दें और हम कहाँ हैं उसको देखें। तो हमारा जो देश है ये दक्षिण एशिया का हिस्सा है, और दक्षिण एशिया ने संगठन बनाया। हमने पहले देखा था संयुक्त राज्य अमेरिका का संगठन था, सोवियत संघ का था, इसके बाद यूरोपीय यूनियन बना, इसके बाद आसियान बना। आज हम देखेंगे दक्षिण एशियाई देशों का संगठन सार्क। तो इसको दक्षेस के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सबसे पहले अगर देखें तो हम भारत का ही नाम ले लेते हैं, चूंकि भारत हमारा देश है, हमारा नेटिव कंट्री है, तो इसको हम सबसे पहले भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, इसके बाद पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, यही है मालदीव, ये मालदीव यहाँ श्रीलंका से नीचे छोटा सा द्वीप है, माले इसकी राजधानी है, ये मालदीव हो जाता है। तो ये इतना जो क्षेत्र आ जाता है ये दक्षिण एशिया में आ जाता है। इस तरफ वाला जो क्षेत्र है वो पूर्वी एशिया में आ जाएगा। तो यहाँ दक्षिण एशिया के बारे में आज हम पढ़ना है। इसका दक्षिण एशिया का जो कार्यालय है, मुख्यालय है, ये काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है। हम यहाँ के बारे में देखें, कुछ समय पहले तक दक्षिण एशियाई देशों की कोई पहचान नहीं थी, कोई जानता नहीं था। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, जानेंगे कैसे। लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान दोनों राष्ट्र परमाणु संपन्न बने, परमाणु शक्ति बने, और हमने अपना नाम यानी भारत और पाकिस्तान का नाम परमाणु संपन्न राष्ट्रों में जुड़ा, तो दुनिया की नज़र एकदम भारत और पाकिस्तान यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्र की तरफ दौड़ गई। दुनिया की नज़र में दक्षिण एशियाई क्षेत्र आ गया। जब दक्षिण एशियाई क्षेत्र दुनिया की नज़र में आया तो लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करने लगे। यहाँ कैसे संघर्ष चल रहे थे, जो छोटे छोटे संघर्ष भी चल रहे थे। यहाँ सीमा विवाद, नदी जल बंटवारे के विवाद, बहुत सारे विवाद चल रहे थे। इसकी तरफ भी विश्व के देशों का ध्यान आकर्षित हुआ। नदी जल बंटवारे की यदि बात की जाए तो आपको विदित होगा, नदी जल बंटवारे में गंगा जल बंटवारा ये दक्षिण एशियाई देशों की एक सबसे बड़ी समस्या थी, और ये भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी जल बंटवारे की समस्या विकराल रूप ले रही थी। इसी बीच सन 1996 में भारत के प्रधानमंत्री श्री HD देवेगौड़ा और तत्कालीन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद, इनके बीच में 30 वर्षीय संधि हुई थी गंगा जल बंटवारे की। तो जाकर के दक्षिण एशिया की एक समस्या समाप्त हुई। फिर सीमा विवाद, भारत का चीन से, भारत का पाकिस्तान से, भारत का बांग्लादेश से, श्रीलंका का जो पाक जल डमरू है, तमिल समस्या है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से दक्षिण एशिया क्षेत्र जूझ रहा था। इन समस्याओं की तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित होता है। पाक जल डमरू पता है आपको कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच में। वहाँ श्रीलंका के जाफना प्रांत में तमिल समस्या वहाँ की ज्वलंत समस्या है। विभिन्न प्रकार के जातीय संघर्ष चल रहे थे दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में। जातीय संघर्ष,
एक जाति दूसरी जाति को फूटी आंख नहीं सुहा रही थी, आज भी वही स्थिति है। आप मणिपुर में ले लो, किस चीज का संघर्ष है वहां? केवल जातीय संघर्ष और कोई संघर्ष ही नहीं। एक जाति दूसरी जाति को पसंद नहीं करती, बस इतनी सी बात है मणिपुर में। कल मणिपुर पर संसद में भी बहुत समय तक चर्चा चलती रही, आज भी होगी। अविश्वास प्रस्ताव लाए है विपक्ष सरकार के प्रति। अब वो निश्चित है कि अविश्वास प्रस्ताव तो आया है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा क्योंकि सरकार के पास बहुमत है। लेकिन बहस करने का एक जरिया तो मिला, लोगों को, सांसदों को अपनी बात कहने का एक प्लेटफॉर्म तो मिला संसद में। वो कल कैसे कोई सांसद थे, कल बोल रहे थे, कोई गोगोई थे, गौरव गोगोई ऐसे करके, तो वो बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी हर जगह पहुंच जाते हैं, मणिपुर क्यों नहीं गए? बात तो सही है ना। कश्मीर में अगर आप जाते हो, आपकी सेना है, कुछ उद्घाटन होना है तो आप पहुंच जाते हो, लेकिन लोगों के दुख में भी तो पहुंचो। अयोध्या जी चले जाते हो आप, राम मंदिर का शिलान्यास करने, अच्छे कार्यों के लिए आप जा सकते हो, तो उस कार्य के लिए भी तो जाते आप। घर का मुखिया, देश का प्रमुख व्यक्ति यदि पहुंचता है तो उसका अलग प्रभाव होता है, उसकी बात मानी जाती है और हो सकता है समस्या का हल भी निकल आता है। तो ऐसी बातें हमें संसद में सुनने को मिल रही। तो ये क्या है? जातीय संघर्ष हमारे दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में थे। इसके साथ साथ ये इलाका, दक्षिण एशिया का इलाका बड़ा संवेदनशील और अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि आज विश्व में यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है। बहुत सारे विशेषज्ञ कहते हैं कि दक्षिण एशिया का क्षेत्र संवेदनशील भी है और खतरे की आशंका वाला क्षेत्र, क्योंकि दो देश यहाँ परमाणु संपन्न हैं, भारत और पाकिस्तान, दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। और ये खतरे के लिए इसलिए कहा क्योंकि अगर किसी भी देश ने परमाणु हथियार का प्रयोग कर दिया तो ये विश्व के लिए खतरा है। तो इसलिए ये खतरे की यहाँ आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही एक बात और है, इस इलाके के बहुत से लोग इस तथ्य की निशानदेही करते हैं कि दक्षिण एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करें तो यह क्षेत्र विकास करके समृद्ध बन सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं, यहाँ बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, बहुत सारे झगड़े हैं, खतरे की आशंकाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के देश यदि आपस में सहयोग करें तो ये देश समृद्ध यानी ये क्षेत्र समृद्ध बन सकता है। दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है समृद्ध बन सकता है, शक्तिशाली बन सकता है, लेकिन सहयोग करें तब। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया के देशों के बीच मौजूद संघर्षों की प्रकृति और इन देशों के आपसी सहयोग को समझने की कोशिश करेंगे। इन दक्षिण एशिया के जो हमने आपको देश लिखाए हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, और ये यहाँ पर श्रीलंका है। हम इन देशों के बारे में देखें और देखें आपस में इनमें क्या क्या संघर्ष चल रहे हैं। इन सब संघर्षों को देखेंगे आज इस अध्याय में, पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। दक्षिण एशिया के देशों की घरेलू राजनीति से इन झगड़ों का या सहयोग का मिजाज तय होता है अथवा वह इनके मूल हैं। इस वजह से अध्याय में पहले दक्षिण एशिया का परिचय दिया जाएगा और कुछ देशी घरेलू राजनीति की चर्चा की जाएगी। तो देखेंगे क्या है दक्षिण एशिया। इसको हमने आपको पहले ही बता दिया, सार्क या दक्षिण, ये साउथ हो गया, ये एशियन एसोसिएशन, ऑफ रीजनल, ये रीजनल कोऑपरेशन, हाँ रीजनल कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। दक्षिण एशियाई नहीं, साउथ एशियाई एसोसिएशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय नहीं, क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये क्षेत्रीय, ये सहयोग, ये संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब इसको देखेंगे, दक्षिण एशियाई
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसलिए इसको कहा गया दक्षेस। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसलिए इसका शॉर्ट में नाम रख दिया दक्षेस। इसको दक्षेस कहकर भी संबोधित किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच कितना तनावपूर्ण होता है, देखा आपने? जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होता है तो हम लोग ऐसे देखते हैं, भारत के और पाकिस्तान के दर्शक ऐसे देखते हैं जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है। और जब भारत जीत जाता है तो पाकिस्तान में लोग बिल्कुल उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। कभी कभी तो टेलीविज़न फोड़ दी जाती है, खिलाड़ियों के पुतले जला दिए जाते हैं। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पुतले जला देते हैं, चौराहे पर उनका पुतला बनाकर जूता चप्पल की माला डालना, विभिन्न प्रकार से अपमानित करना, ऐसे कार्य होते हैं। वही चीज़ भारत में नहीं हो पाती है, लेकिन भारत में भी एक बार अगर भारत की टीम पाकिस्तान से पराजित हो जाती है, देखो खेल है, खेल में हार और जीत तो होती है, कभी जीतती है तो कभी हारती है, निश्चित है। लेकिन इस बात पर प्रतिक्रियाएं बहुत होती, कितना तनाव होता है यह हम बखूबी जानते हैं। हमने यह भी देखा है कि क्रिकेट मैच देखने के लिए पाकिस्तानी अथवा भारतीय फैंस जब एक दूसरे के देश में पहुंचते हैं तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता है। हमने ये भी देखा, भारत में यदि मैच हो रहा हो भारत पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के बहुत से लोग यहाँ मैच देखने के लिए आते तो भारत के लोग उनका बड़ा आदर सत्कार करते। भारत के लोग पाकिस्तान जाते तो वो भी उनका बड़ा आदर सत्कार करते हैं। गर्मजोशी से मेज़बानी की जाती है और उनकी मेज़बानी अर्थात उनकी जो सेवा होती है वो गर्मजोशी से की जाती है। यही हाल दक्षिण एशियाई मामलों का भी है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा तथा पारस्परिक शंका और विश्वास साथ साथ बसते हैं। पारस्परिक शंका और विश्वास ये साथ साथ बसते हैं। शुरुआत हम एक बुनियादी सवाल से करें कि दक्षिण एशिया है क्या। हम ये देखें दक्षिण एशिया है क्या। अमूमन बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। यानी इतने देशों को बताने के लिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। दक्षेस। एक बार हम दक्षिण एशिया पर नजर डालेंगे और देखेंगे ये क्या है दक्षिण एशिया। भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण एशिया विश्व के सामरिक महत्व, दुनिया का सामरिक महत्व तो जानते हैं आप लोग, युद्ध संबंधी महत्व, समर मीन्स युद्ध होता है, तो सामरिक महत्व दो क्षेत्रों पश्चिमी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के मध्य में अवस्थित है। पश्चिमी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के बीच में अवस्थित है। पूर्वी और पश्चिम के बीच में आ जाता है दक्षिण। यहाँ की अगर देखा जाए तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है, दक्षिण एशिया का क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 44 लाख, कितना है क्षेत्रफल? 44,000 लाख 661 वर्ग किलोमीटर। दक्षिण एशिया का अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो कितना है यहाँ का क्षेत्रफल? 44,89,600 वर्ग किलोमीटर वाला यह प्रदेश विश्व का सर्वाधिक जनबाहुल्य प्रदेश है। सर्वाधिक जनबाहुल्य वाला क्षेत्र, यानी यहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, सर्वाधिक जनबाहुल्य वाला है। हमने बहुत से क्षेत्र पढ़े
लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या का अगर क्षेत्र देखा जाए तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क है। यानी विश्व की कुल जनसंख्या का 20%, यानी विश्व की कुल जनसंख्या का 20% जनसंख्या यही निवास करती है। यही निवास करती है। बहुत बड़ी बात है। नहीं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, जितनी जनसंख्या है उसकी 20% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसी क्षेत्र दक्षिण एशिया में निवास करती है। ये दक्षिण एशिया आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ देश है। दुनिया का सबसे गरीब देश भूटान इसी क्षेत्र में है। सबसे गरीब देशों में गिनती है भूटान की। यहाँ प्रति व्यक्ति आय की दर विश्व में न्यूनतम कही जा सकती, सबसे कम है प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर। दक्षिण एशिया को विश्व आय का कुल 2% प्राप्त होता है। दुनिया की जो आमदनी है उसका केवल 2% ही दक्षिण एशिया को प्राप्त होता है। यानी दुनिया की कुल आमदनी का 2% ही प्राप्त होता है। यह दक्षिण एशिया की कहानी है। जबकि दुनिया का 1/5 मनुष्य इस क्षेत्र में रहता है। आमदनी कितनी प्राप्त हो रही? 2%। और दुनिया के मनुष्य कितने रहते हैं? 1/5। अगर पूरी दुनिया के मनुष्यों को एक इकाई माना जाए तो उसका 5वां हिस्सा दक्षिण एशिया में निवास करता है, चूंकि 20% 5वां हिस्सा ही होता है। सोचो कितना अंतर है। आमदनी बहुत कम और जनसंख्या बहुत ज़्यादा। यह मुख्यतः कृषि प्रधान क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है ये? कृषि प्रधान। यह मुख्यतः कृषि प्रधान क्षेत्र है। विश्व के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में इसकी गणना नहीं है। दुनिया के जो प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र हैं उसमें दक्षिण एशिया की गणना नहीं है, गिनती नहीं है। विश्व व्यापार में इसकी भागीदारी मात्र 9% है। विश्व व्यापार में कुल भागीदारी 9% ही है। अब अगर हम बात करें सार्क की स्थापना की, तो सन 1980 से ही दक्षिण एशिया के राष्ट्र अपने अपने स्तर पर यह प्रयास कर रहे थे कि क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उनका यह भी विचार था कि इसे व्यवस्थित रूप देने के लिए एक संगठन की स्थापना की जाए। क्षेत्र के राष्ट्रों की आकांक्षाओं ने उस समय मूर्त रूप ग्रहण किया जब दिसंबर 1985 में, कब हुआ था इसकी स्थापना? दिसंबर 1985। यानी स्थापना कब हुई? दिसंबर 1985 में।
अफगानिस्तान भी इसका सदस्य था। चूंकि अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आ गया है तो इसको अभी विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए अफगानिस्तान का नाम इससे अभी विलुप्त दिखाई दे रहा है। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसका जो मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1885 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। दूसरा 1986 में बेंगलुरु भारत में हुआ था। तीसरा फिर जाकर के अपने मुख्यालय काठमांडू नेपाल में हुआ था। चौथा 1988 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुआ था। इसके बाद 89 में कोई सम्मेलन नहीं हुआ। इसका 90 में जाकर के मालदीव की राजधानी, जो कि श्रीलंका से नीचे पड़ जाता है, मालदीव की राजधानी माले में हुआ था। 1991 वाला जो शिखर सम्मेलन था ये कोलंबो, जो कि श्रीलंका की राजधानी है, वहाँ हुआ था। 93 का फिर ढाका में होता है बांग्लादेश में। 95 का नई दिल्ली में फिर से होता है भारत में, चूँकि भारत का ये दूसरा सम्मेलन था। 97 में मालदीव में फिर होता है। 98 कोलंबो, 2002 काठमांडू, 2004 इस्लामाबाद, 2006 ढाका, 7 नई दिल्ली, 8 कोलंबो, 10 थिम्पू, जो कि भूटान की राजधानी है। थिम्पू भूटान की राजधानी। 2011 अतोल द्वीप मालदीव में हुआ था। 2014 काठमांडू नेपाल और 2016 इस्लामाबाद पाकिस्तान। क्या एक भी शिखर सम्मेलन अफगानिस्तान में हुआ? नहीं हुआ। चूँकि अफगानिस्तान शुरू से ही ऐसा ही रहा है, कभी अमेरिका का कब्जा तो कभी किसी का कब्जा, तो वहाँ का ऐसा ही रहा है लगभग। तो आज हम इसकी शुरुआत बुनियादी सवालों से करेंगे। दक्षिण एशिया क्या है? अमूमन बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसके उत्तर में क्या है? विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला। दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूरब में मौजूद बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। यह इलाका क्या है? चारों तरफ से हो गया। उत्तर में हिमालय हो गया, दक्षिण में हिंद महासागर हो गया, पश्चिम का अरब सागर और पूरब में मौजूदा बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। ये लगता है कि ये प्रकृति ने इस क्षेत्र को बनाया है। यह भौगोलिक विशेषता की इस उपमहाद्वीपीय क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। इस क्षेत्र की चर्चा में जब तब अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। अफगानिस्तान को और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। चीन इसका क्षेत्र है, लेकिन इसको दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल उपर्युक्त 7 देशों के लिए करेंगे। 7 देश कौन कौन से हैं? एक बार फिर से, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 7 देश हैं। तो 7 देशों को हम दक्षेश या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या सार्क कह के संबोधित करेंगे। इस तरह परिभाषित दक्षिण एशिया हर अर्थ में विविधताओं से भरा पूरा इलाका है, फिर भी भू राजनीतिक धरातल पर यह एक क्षेत्र है। जैसे हमने उत्तर में हिमालय बताया, तो हिमालय के उस पार श्रीलंका चीन आ जाता है, तो हम चीन को नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि चीन दक्षिण एशिया में नहीं आता है। हम चीन के इस तरफ जो भूटान है, नेपाल है, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इनको ले लेंगे।
श्रीलंका है, मालदीव है। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है, एक जैसी राजनीतिक प्रणाली। जैसे भारत में लोकतंत्र है, लेकिन श्रीलंका में क्या, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति का वहाँ प्रभुत्व रहता है, अध्यक्षात्मक शासन है, और हमारे यहाँ संसदात्मक शासन है। तो एक अलग अलग प्रणालियाँ हैं। अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। भारत में क्या है, जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे यहाँ क्या, कौन सी व्यवस्था कायम हो गई थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था। भारत में लोकतंत्र के विकास के बारे में आप एक और किताब में विस्तार से पढ़ेंगे। इस किताब में आज़ादी के बाद के दिनों की भारतीय राजनीति की चर्चा की गई है। भारत के लोकतंत्र की बहुत सारी सीमाओं की तरफ इंगित किया जा सकता है, यानी भारत के लोकतंत्र की बहुत सारी सीमाएं हैं, इसकी तरफ हम इशारा कर सकते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा है। एक राष्ट्र के रूप में अगर देखा जाए तो भारत कैसा रहा है, लोकतांत्रिक रहा है। यही बात श्रीलंका पर लागू होती है, ये बात श्रीलंका पर भी लागू होती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। शीत युद्ध के बाद के सालों में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा। शीत युद्ध के बाद बांग्लादेश में भी लोकतंत्र कायम रहा, लेकिन पाकिस्तान में लोकतंत्र और तानाशाही सैनिक शासन हमेशा बदलता रहता है। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद के सालों में लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी। पहली सरकार बेनज़ीर भुट्टो और दूसरी नवाज शरीफ के नेतृत्व में कायम हुई, लेकिन इसके बाद 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हुआ, जो कि परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया था और सैनिक तख्ता पलट कर दिया। 2008 से फिर से यहाँ लोकतांत्रिक शासन है। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था और इस बात का खतरा बराबर बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ ले लेगा। यानी नेपाल में 2006 तक कौन सा था, राजतंत्रात्मक शासन था, वहाँ राजा का शासन हुआ करता था, और लोगों को इस बात का खतरा भी था कि नेपाल का राजा अपनी कार्यपालिका संबंधी शक्ति पूरी अपने हाथ में ले लेगा। लेकिन 2008 में राजतंत्र को खत्म किया और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। बांग्लादेश और नेपाल के अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य बन चला है। यानी अब हम कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, देखो श्रीलंका में लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, पाकिस्तान में भी 2 बार लोकतंत्र कायम हो चुका है, और यहाँ नेपाल में पहले राजतंत्र था, अब लोकतंत्र हो गया। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का ही बोलबाला है। लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य बन चला है। दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों में भी ऐसे ही बदलाव की बयार बह रही है। बयार मीन्स होता है हवा, यहाँ बदलाव की हवा बह रही है। कैसे? भूटान 2008 में, एशिया दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश भूटान मान सकते हैं हम, तो 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया। राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। दूसरा द्वीप देश मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। मालदीव 1968 तक क्या था? सल्तनत, एक राजा का शासन था। 1968 में यह एक गणतंत्र बना और यहाँ शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी MDP का देश में राजनीतिक मामलों में दबदबा है। SDP ने 2018 में हुए चुनावों में जीत हासिल की। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। इसके बावजूद दक्षिण एशिया देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। यानी दक्षिण एशिया में देखो तो लोकतंत्र का मिला जुला असर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता लोकतंत्र के लिए अपनी सहमति देती है। इसकी आकांक्षाएं में भी हैं कि लोकतंत्र में हम रहें। इस क्षेत्र के 5 बड़े देशों में हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया। 5 बड़े देशों में भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और श्रीलंका है। सर्वेक्षण से यह बात जाहिर हुई है कि इन 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है। इन देशों में हर वर्ग और धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। इन देशों के लोग शासन की किसी और प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र को वरीयता देते हैं, लोकतंत्र को ज़्यादा। यानी 5 जो बड़े देश हैं दक्षिण एशिया के, इनमें एक सर्वेक्षण कराया गया। तो सर्वेक्षण में पाया गया कि यहाँ की जनता क्या चाहती है कि लोकतंत्र ही हो, उसी को वो प्राथमिकता देते हैं।
कि उन देशों के लिए लोकतंत्र ही ठीक है। ये निष्कर्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पहले से माना जाता रहा है कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल फूल सकता है। इस लिहाज से देखें तो दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बड़ा है। आइए हम देखें कि भारत को छोड़कर दक्षिण एशिया के अन्य 4 बड़े देशों में लोकतंत्र का अनुभव कैसा रहा। देखो, बेहतर लोकतंत्र यहाँ 62% है। कभी कभी तानाशाही बेहतर, ये 10% है। कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी बेहतर लोकतंत्र में बांग्लादेश 69%, भारत 70%, नेपाल 82%, पाकिस्तान 37% और श्रीलंका 71%। यानी सबसे ज़्यादा लोकतंत्र सही रहा तो श्रीलंका में रहा बेहतर। कभी कभी तानाशाही में बांग्लादेश में 6% है, भारत 9% यहाँ की जनता कहती है, और नेपाल की जनता 10% कहती है, पाकिस्तान 14% और श्रीलंका 11%। तो इस प्रकार यहाँ टेबल दी गई है। दक्षिण एशिया का एक घटनाक्रम, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, यह हम कल के वीडियो में आपको दिखाएंगे। दक्षिण एशिया का घटनाक्रम 1947 से लेकर के 1985 तक, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र।